आपको हम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर से आप तमाम तर देखने वालों को आज ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक। और आज साथ में हम अपने उन सपूतों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे उन बहादुर बेटों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे उन बहादुर माँओं को, उन बहादुर ख़ानदानों को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जिनका एहसान हम ज़िंदगी भर कभी चुका ही नहीं सकते, जिन्होंने अपने दिल के टुकड़ों को, अपने जिगर गोशों को इस राह हक़ में कुर्बान किया है। इस वक्त भी मेरे साथ एक फ़ैमिली ऐसी मौजूद है जिनको ये एज़ाज़ हासिल है। देखिए, सुन्नत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। जब हम शहीदों की बात करते हैं तो आप देखें कि इनके इमाम कौन हैं, और ये बड़ा खुशकिस्मत घराना हमारे साथ मौजूद है। जाहिदा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ सोहेल भाई हैं जो कि नाइक इस्लाम काशिफ ज़ुबैरी शहीद 2010 सितंबर में, जब ख्वाजा खेला में आपने देखा कि बड़ा एक कशीदा वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल होती थी, ऑपरेशन ज़्यादा वो इलाका था, वहाँ पर ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए इन्होंने जाम शहादत नोश किया था। आज इनके भाई और बहन ये हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं। आप दोनों को मैं शो में खुशामदीद कहती हूँ। और यकीनन एक दुख, एक गम तो है, और हमारे पास उसके कोई अल्फाज नहीं है कि हम किसी तरीके से कोई ऐसी बात कहें कि जो आपके गम को कम करते। बट एट द सेम टाइम जो फ़ख्र है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि हम जब हमारे शहीदों की जब जस्ते खाकी घर आता है और जैसे परचम में लिपटे हुए जिस एज़ाज़ के साथ, मतलब लोगों की क्या बारातें आती होंगी, जैसे हमारे इन शहीदों के जैसे जब जनाजे आते हैं तो वो किस शान व शौकत से आते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए। आप लोगों को जब इत्तला मिली थी भाई की शहादत की तो वालिदैन हयात क्या सिनेरियो था, पहले किसको कॉल आई थी? वो 2002 में उन्होंने यानी कि आर्मी ज्वाइन की थी। उसके बाद जो है उस वक्त मैं ऑफिस में था, यानी कि ड्यूटी पे था, तो मुझे यानी कि उनके जो हवलदार थे उनके साथ उनकी कॉल आई। तो उन्होंने बोला कि वो आपके जो भाई हैं वो असल में वो गए, यानी कि शहीद हो गए इस पे पोस्ट के ऊपर। तो वो आप कहाँ पे? मैंने कहा मैं तो अभी जॉब पे हूँ, ड्यूटी पे हूँ सर। तो वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका था, तो वालदा जो थी वो हयात थी। मुश्किल होगा आपके लिए, आपने दफ्तर में बहुत ज़्यादा एक मुश्किल कि मैंने आगे सबको, तो मेरे समझे वही पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई थी ये सुनने के बाद, क्योंकि ज़्यादा पता छोटे थे वो जो। फिर उसका वालदा, कितने बहन भाई हैं सोहेल भाई? हम लोग हैं 5 बहन भाई, 6 थे, लेकिन एक शहीद हो गए। एक तो वो तो है, वही तो जिंदा है। जी जी, मतलब तस्वुर में वो सबसे बड़ा है। हालांकि वो तीसरे नंबर पे थे, लेकिन ये कि तस्वुर में सबसे बड़ा है। जब वो आते थे घर में ईद का समा होता था कि वो आया, उसका इंतजार रहता था। अभी भी ऐसा लगता है जैसे किसी पोस्ट पे। अच्छा, और हमने देखा है कि अल्लाह पाक जिसको इस रुतबे के लिए चुनता है उसको जैसे इल्म हो गया हो कि कुछ खास हो जाता है, कुछ खास हो जाता है, उनसे रिलेटेड बातें जो है वो खास हो जाती हैं। वो क्या था? क्या उन्होंने आपसे कभी बहन भाई से सवाल से कभी जिक्र किया था? वो क्या अभी कभी वो अपनी शहादत को लेके कभी बात करते थे कि मैं शहीद होऊंगा, कभी ऐसी बात? हाँ, नहीं, बड़ी बड़ी बातें थी वो। मतलब जैसे मैं हम ये कहते तुम छोटे हो मुझसे, तो छोटे ही हो तुम, दूसरे नंबर पे थे, मैं हूँ मेरे बाद ये हैं, उसके बाद मतलब भाइयों में दूसरे, और वैसे तीसरे नंबर पे थे। तो अम्मी कहती थी मेरे सामने सारी बातें नहीं करो, तो इस तरह नहीं करो, क्योंकि जाहिर सी बात है अब्बू की डेथ हो गई थी। फिर ये थे, अब्बू की डेथ के 7 मंथ्स के बाद ही इनकी खबर आ गई थी, तो अम्मी हार्ट पेशेंट भी थी। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था, रात तक बातें हुई। जो मेरा 22 रमज़ान था, हम लोगों की बातें हुई 23 रमज़ान को, जुम्मे का दिन था, और सुबह में ये खबर मिली कि जो नमाज फजर पढ़ने के बाद बाकायदा और यूनिफॉर्म वगैरह पहना और ये इस तरह का ये हादसा हो गया। तो हमें यकीन ही नहीं, हमने कहा अभी तो हमने रात भर बातें की हैं सारी फ़ोन पर, जाहिर सी बातें, सुबह ये खबर आ गई। तो बिल्कुल भी अभी भी मतलब अभी भी हम लोग घर में होते हैं तो हमें यही लगता है कि अभी छुट्टियां पड़ेंगी, अभी होंगे तो वो आएंगे, घर आएंगे, इस तरह होगा। देखा जाए तो बाकी अब ये भी सोचते हैं कि अच्छा 15 साल हो गए हैं, तो 15 साल में अब क्या मजीद में डेवलपमेंट, पर्सनालिटी कैसे चेंज होती है, ये अब ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ये बहुत सी बातें। बहनें तो ना कुछ बहुत ज़्यादा सोचती हैं, और बहनों को भाइयों की शादी का भी बहुत मतलब यही था कि अब आएंगे तो ये, मतलब हम लोगों ने सोचा हुआ भी था, बहुत कुछ प्लान भी था, सब कुछ था, फाइनल करना था। अब हमारे बच्चे जो उस वक्त नहीं थे, अब बच्चे हैं, तो हम उनको बताते हैं, वो बड़े गौर से सुनते हैं, अच्छा मामू ऐसे थे, मामू ये थे, मामू मतलब पिक्चर्स देखते हैं। बच्चों के लिए तो वो कहते हैं एजाज की जब बात होती है तो बच्चे हमारे तो मामू शहीद हैं, तो मतलब ये बड़ी कि खानदान में कोई ऐसा, तो आप मतलब नस्लें जो है वो उस बात को फ्लॉन्ट करती हैं कि हमारे खानदान में शहीद है। तो आपकी वजह से लास्ट कम्युनिकेशन क्या हुई थी भाई से, क्या बात लास्ट? बस मैं अम्मी आ रहा हूँ, अम्मी से ज्यादा मतलब करते थे, बीमार थी ना, और ईद आने वाली थी ना, कुछ ईद आने वाली, रमजान 23 रमजान तो खबर आई थी, और 22 रमजान की रात तक समझे 23 वो भी हार्ट की पेशेंट थी। हाँ, तो अम्मी को तो बताना बहुत ज़्यादा वो मुश्किल था सब जो था।
क्योंकि ये जो कुछ रिचुअल्स ऐसे है बड़े मुश्किल है हमारे लिए सोचने के, और मुश्किल होता है कि जब परचम जो है वो दिया जाता है तो वालदा उस वक्त कैसे? अम्मी तबीयत ठीक नहीं थी, हार्ट पेशेंट थी ना, हम लोग ज़्यादा बातें भी नहीं बताते, हम सब अम्मी अपनी जॉब पर थे, ऐसी बात मैं स्कूल टीचर थी, ये ऑफिस में थे, दूसरी बहन बैंक में थी, तो हम सबको अपने अपने ऑफिस में ही पता चला। तो फिर हम आ गए, ज़ाहिर सी बात है लीव ली और आगे घर पहुँच गए सब ऑफिस होने का जाओ। फिर अम्मी को बताया, फिर माशाल्लाह हमारे जो नेबर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, फिर रिश्तेदार भी जमा हो गए, फिर पता चल गया अम्मी को, थोड़ा सा रोई फिर ऐसे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है, दिस इज़ नॉट ईजी सर, और स्पेशली जब आपने फोर्सेज में आपने काम भी किया हो तो आपके बैचमेट बहुत सारे ऐसे होते हैं, जब आप अक्सर तस्वीर लेके बैठे हो, मैंने अक्सर लोगों को देखा, लोग डिस्कस करते, लोग कहते हैं हाँ ये मेरा बैचमेट था, ये शहीद हो गया, तो इसके साथ चलना ये भी एक बड़ा मुश्किल होता है, ये एक फ़ौजी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान फोर्सेस क्यों प्रोफेशनली इतनी स्ट्रॉन्ग है दुनिया में, नंबर वन आर्मी कहते हैं क्योंकि ये क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। इट्स मैन बिहाइंड द गन, इट्स द पायलट इन द कॉकपिट विच प्लेज, या नसीम की तरह के जो लोग आप 200 नीचे बैठ के सरहदों को ये जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। सबसे मुश्किल काम एज ए ह्यूमन होता है कि किसी को आप फ़ोन करके इतला दें एज ए कमांडिंग ऑफिसर। सर और वो ये बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें, मार्को, तो वो भी मतलब हमारी बिल्कुल ऐसी। तो इंटेलिजेंस को देख लें, अब जिस तरह उनके भाई को इतला दी गई, सबसे मुश्किल काम होता है कि उनको बताना कि आपके बेटे की या भाई की इस तरह से शहादत हुई है। लेकिन एज ए कमांडिंग ऑफिसर माई सेल्फ, मैंने जब कॉल की है जिम्मेदारी लेके, आगे से जो पहली चीज़ होती थी वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र का कलमा पढ़ते थे पेरेंट्स। और आपकी मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, हालांकि मेरा भी एक बेटा है, उसको भी मैंने फ़ौज में भेजा हुआ है, वो क्या है, ये सिर्फ वही चीज़ है कि आप जो खुद इस वक्त गाजी बन के बैठे हैं, बेटा अल्लाह उसको भी गाजी बनाया, कोई किसी की शहादत की उसके दुआ नहीं करता, लेकिन शहादत से पढ़ के क्या ज़िंदगी। और जब उनके घरों में जब बॉडीज़ लेके जाते हैं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बारात क्या होगी, बारात किसी की क्या होगी जब जनाजा जाता है, और पूरी वहाँ पे जितनी आसपास के गांव होते हैं वो सारे उमड़ आते हैं वहाँ पे, और जिस तरह की मोहब्बत नचावर करते हैं। इनके भाई की कब्र जो है आई एम श्योर कि वो भी इतनी रौनक होगी अभी भी कि लोग इसको कि शहीद की कब्र। तो हमारी कौम जो है वो जो शहादत के जज्बे से सरशार, जो अपनी जानों को कहती है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो लिहाजा ये वो अजीम लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने भाई को जो है वो अल्लाह के हवाले किया। और रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान की सोवरेनिटी को, पाकिस्तान की सरहदों को, चाहे वो अंदरूनी दुश्मन हो या बैरूनी दुश्मन हो, इंशाल्लाह आँच नहीं आने। सर ये तो हमारे वो बहादुर भाई जो कि बॉर्डर पे मौजूद हैं, लेकिन आप सोचें इस बार जब हमला किया है उन्होंने, तो जो पहले जो देखा जाए तो हमला तो वो मासूम बच्चों पे जो घरों में खेले, तो वो तो ये आगाज़ ही उन्होंने यहाँ से किया कि उन्होंने हमारे यहाँ से मासूम निहत्ते बच्चों को शहीद किया। बिल्कुल। और उसके बाद फिर उनके खून का कर्जा था जो हमें चुकाना था, और फिर उन्हें बिनान महसूस की सूरत में उनको करके भी दिखाया। छोटी सी ब्रेक लेनी जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आप तमाम तर देखने वालों को आज का पाक दिन, आज की पाक हस्ती के सदक़े में बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताएं कि आपके भी आसपास अब बहुत से, जैसे मैंने से बात भी कल की, एक फ़ाइटर के लिए मुझे हमारा फ़ौजी जो हमारा बहरी हो, हमारा बर्री हो, हमारा फ़िज़ाई हो, एट टाइम्स इसका भी टोल होता होगा जब आप अपने साथ अपने बैचमेट्स को देखते हैं जब वो जाम शहादत नोश कर लेते हैं, वो गाज़ी होते हैं। ये एक बहुत ही सेक्रेट मेरा ख्याल है जो भी आर्म फोर्सेस के अंदर ज्वाइन करता है, तो दिस इज़ एन अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट कि दी अल्टीमेटली वी विल ले आवर लाइफ फॉर द डिफेंस ऑफ आवर मदरलैंड। ये एक सब के अंदर रियलाइजेशन होती है, ऑफिसर्स कैडर के अंदर और जवानों के अंदर ये चीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस नेवर शाय अवे फ्रॉम शेडिंग द लास्ट ब्लड फॉर द मदरलैंड इन द डिफेंस ऑफ मदरलैंड। तो ये हम सब के लिए एक फ़ख्र की बात होती है। अगर मैं पाकिस्तान नेवी की बात करूं तो पाकिस्तान नेवी की सबमरीन आर्म के अंदर 1971 के अंदर हमारी गाजी सबमरीन जो थी वो शहीद हुई। इसके अंदर 90 CPO सेलर्स थे जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो हमारी जो सबमरीन बेस है कराची के अंदर, उसके अंदर इसका एक शोहदा मोनूमेंट है, उसके अंदर उन सब शहीदों के नाम आवेज़ा हैं। तो हम जब भी सी में जाते हैं, एवरी टाइम व्हेनेवर वी गो टू सी वी क्रॉस दैट मोनूमेंट, और जब हम उनकी तरफ देखते हैं, उनके नामों की तरफ,
तो एक हमारे अंदर एक जज्बा, एक जोश, एक वलवला आता है कि इंशाअल्लाह whenever time will come, we will also not shy away from giving our life for the defense of motherland. सर मुझे बताएं, हमारे 1965 की बहरिया में और अब की पाक बहरिया में कितना फ़र्क है और कितनी जिद्दत जो है वो आ गई है? 1965 के अंदर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि 1965 के अंदर भी वी वर अ वेरी बैलेंस्ड फ्लीट, और जैसे ही ये एग्रेशन 65 वॉर के ऊपर दुश्मन ने लाहौर के महाज पे की, तो कराची की तरफ जो है वो पाक बहरिया, इंडियन नेवी पाकिस्तान बहरिया की तरफ कोई उन्होंने जुर्रत नहीं की करीब आने की। तो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स जो है वो एरियल स्ट्राइक करती थी कराची शहर के ऊपर 65 वॉर के अंदर, बट उनकी जो नेवी थी दे वर कन्फाइंड इन देयर हार्बर्स एंड बेस। तो पाकिस्तान नेवी ने अपनी जो उस टाइम की गाजी सबमरीन थी वो मुंबई के सामने डिप्लॉय की कि आए दुश्मन बाहर निकले और कोई अखाड़े में आए और कोई मुकाबला हो, बट दे स्टिल रिमेन इनसाइड द मुंबई हार्बर। तो ऑपरेशन सोमनाथ पाक बहरिया ने एक डिज़ाइन किया। उस ऑपरेशन सोमनाथ के अंदर ये था कि ये जितने इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट कराची के ऊपर स्ट्राइक करते थे, इनको जो कंट्रोल और गाइडेंस और जो सारी इनके कमांड कंट्रोल था वो द्वारका शहर से होता था। कोस्ट लाइन के ऊपर इनका रडार था, रडार स्टेशन था। तो दो एम थे इस ऑपरेशन सोमनाथ के, पाक बहरिया के 6 डिस्ट्रॉयर और 1 क्रूज़र, तकरीबन लगभग जो ये फ्लोटिला था ये 7 शिप्स के ऊपर कंप्राइज करता था, और द्वारका सिटी जो कि उनकी कोस्ट लाइन के ऊपर था 350 किलोमीटर फ्रॉम कराची, इन्होंने जाके उसको डिस्ट्रॉय करना था। और दूसरा ये था कि इसके ऊपर इनके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर आएगा इंडियन नेवी की तरफ कि देयर इज़ अ वॉर, दे शुड गो आउट एंड फाइट द वॉर विद द पाकिस्तान नेवी, और मुंबई से ये जैसे निकलेंगे तो हमारी सबमरीन सामने होगी और वो अटैक करेगी उनके ऊपर। लेकिन आप देखें कि पूरा द्वारका हमने जो उनका रडार स्टेशन था, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी वहाँ पे, जो इनकी वहाँ पे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पाक बहरिया ने डिस्ट्रॉय किया जाके, बट इनकी फ्लीट स्टिल मुंबई हार्बर के अंदर थी। ये तो थी 65 की नेवी। अल्हम्दुलिल्लाह आज अब 2025 के अंदर देखें तो वी आर अ वेरी कैपेबल पोटेंट नेवी इन 4 डायमेंशंस। हमारे पास मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, और हमारी सबमरीन आर्म जो कि इज़ एवर एक्सपेंडिंग। और रिसेंटली अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट फ्लीट ऑफ सबमरीन सर्विस we are getting 8 new submarines from China. मैं जिक्र कर रहा था जो पाकिस्तान नेवी का इनिशिएटिव है, एक अमन एक्सरसाइज है, इंटरनेशनल एक्सरसाइज, आफ्टर एवरी 2 years more than 50 countries participate in this exercise, और ये इस रीजन के अंदर एक वाहिद एक फोरम है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है, इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है इंटरनेशनल नेवीज़ के अंदर, और उसके अंदर पैगाम एक ही होता है अमन का, एंड टू इंक्रीज़ द इंटरऑपरेबिलिटी विद आवर फ्रेंडली कंट्रीज़। मुझे वैसे ख़वातीन की मैं तादाद के हवाले से जानना चाहूँगी, हमारे पाकिस्तान की बहरिया में ख़वातीन की तादाद क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम, और अगर मैं पिछले 5 सालों के हवाले से बात करूँ तो क्या बढ़ी है तादाद? जी बिल्कुल, हमारी ख़वातीन की तादाद काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है, और अभी जो नए बैच भी इंडक्ट हो रहे हैं उसमें जो फीमेल ऑफिसर्स हैं उनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमारे पास बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें हम फीमेल ऑफिसर्स जो हैं वो सर्व कर रही हैं। तो जब हमारे पास वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं तो बहुत सी जो फीमेल कैडेट्स जो फीमेल ऑफिसर्स बनना चाह रही हैं या आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाह रही हैं, तो उनके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की कौन सी फील्ड में है? इनिशियली ये था कि मेडिकल ब्रांच में डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट थे, लेकिन अभी आईटी की फील्ड में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और ब्रेक के बाद हम इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ महमूद मलिक साहब, और साथ में हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे खालिद चिश्ती साहब जो कि फॉर्मर पीएफ फाइटर पायलट हैं, रिटायर्ड हैं एज एयर कमोडोर। सर, आप दोनों को मैं अपने आज के स्पेशल शो में खुश आमदीद कहूँगी, और सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको देना चाहूँगी क्योंकि आज का दिन एक तो वैसे भी 12 रबीउल अव्वल का, तो आपको ईद मिलादुल नबी भी बहुत बहुत मुबारक हो, और आज क्योंकि वो दिन है जिसमें हम अपने बहादुर सपूतों को सेलिब्रेट करें। सर, आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया जी सर। और इस बार तो क्योंकि हमने जैसे पहले भी शो में बात कर रहे थे कि 14 अगस्त को मनाने का जोश और वलवला भी बिल्कुल मुख्तलिफ हट के हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और अब जो डिफेंस डे जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, आज का भी हमारा जज्बा मुझे लगता है पहले
कई जो डिफेंस टीम बना चुके हैं उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ गया उस वजह से, क्योंकि जो मार का हक जैसे दुनिया भर ने देखा कि किस तरीके से हम सुरखरू हुए पूरी दुनिया के सामने, हमने जिस तरह से नीस्त व नाबूद कर दिया हर उस मैली आंख को जो हमारे सामने आई और जिसने कोशिश किया कि हम पे अटैक करे। और इस सारी सिचुएशन में सर मैं आपका जोश और वलवला भी जानना चाहूँगी कि आपके आज के क्या तासुरात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, एज ए वेटरन ज़ाहिर है ये आज का दिन हमारे लिए बड़े मैं समझता हूँ कि फ़ख्र का दिन है कि हमने अपने वक्त में एक बेहतरीन फोर्स में जो है उसको ज्वाइन करने का अल्लाह ने मौका दिया और फिर हमने वहाँ पूरी इनिंग हमने सर्व किया। लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे बाद आने वाले लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पाक फ़िज़ाइया का जो परचम है उसे सरबुलंद रखा। और जब भी कभी कोई ऐसा वक्त आया जिसमें किसी ने पाकिस्तान की एयर स्पेस में जो है उसको इंट्रूड करने की कोशिश की, या फिर रिसेंटली आप देखें कि जो हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत की गई थी उसमें पाक फ़िज़ाइया ने अपनी दूसरी अफ़वाज के साथ मिल के एक बेहतरीन काम किया और कौम की तवक्कुआत सर बिल्कुल। और हमारे इन शाहीनों ने हमारा जो फ़ख्र है उसको मैं पहले भी कह रही हूँ कि हमारे गरूर में जो है उसको बदल दिया है। हमने देखा कि किस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने राफ़ेल तैयारों को गिरा दिया और वो जो कह रहे थे दुश्मन के हम तादाद में बहुत ज़्यादा है और हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, जो कि फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं कि अब हमने रशिया से ये ख़रीद लिया, अब हमने ये चीज़ ख़रीद ली, और हमने उनको जिस तरीके से गिराया है सर, तो आपको लगता है कि वो लोग जिनका ऑलरेडी जिनके MiG-21 को तो कहते ही जी फ्लाइंग कॉफिन है, तो क्या अब उनमें इतनी पावर है कि वो आगे हमारे J-10C स्क्वाड्रन इसको फेस कर सकें? ताब ला सकते हैं ये? देखें बात ये है कि हम लोगों का जो एवोल्यूशन हुआ, जिस तरीके से पाक फ़िज़ाइया इस्टेब्लिश हुई, तो हम दोनों मुल्कों की जो एयर फोर्सेस थी वो रॉयल एयर फोर्स से वो जो है निकली। लेकिन पहले दिन से ही एक तवाज़ुन जो नहीं था जहाँ तक नंबर्स की बात है, वो कुछ तो हमें एसेट्स मिले नहीं और जो मिले वो इस हालत में नहीं थे कि उससे जो है आप एक पैरिटी क्रिएट कर सकें। तो वो जो हमारे शुरू के जो लीडर्स थे, जो हमारे शुरू के कमांडर्स थे, एयर मार्शल असगर ख़ान साहब या नूर ख़ान साहब और फिर उनके बाद आने वाले तमाम सीनियर लीडरशिप, उनको ये हमेशा से ये चैलेंज रहा कि हमने अपने से जो एक तादाद में बड़ा दुश्मन है उससे लड़ना है। तो उन्होंने उस जो अददी बर्तरी उनको थी IAF को, उसके चैलेंज को उन्होंने किस तरीके से मिटिगेट करने का सोचा, और वो ये था कि बेहतरीन ट्रेनिंग और प्रोफेशनल एक्सीलेंस, ये दो चीज़ें जो हैं ये हॉलमार्क रही हैं जी पाकिस्तान एयर फोर्स की। पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी को ये फ़ख्र हासिल है कि वो वाहिद मिलिट्री एकेडमी है जिसको हज़रत कायद आज़म ने विज़िट किया अप्रैल 1948 में, और वहाँ पे उन्होंने अपनी विज़न दी कि वो पाक फ़िज़ाइया को किस तरह देखना चाहते हैं। तो उन्होंने जो कहा, मैं वो आपके नाज़रीन के लिए उसको कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि any country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up her air force as quickly as possible. It should be an efficient air force, second to none. तो ये जो आखिरी चीज़ थी ना जी, second to none, ये चीज़ वो हमारे जो एल्डर्स थे उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ जो है ना वो समझें लिखी गई, और वो इसी मोटो को लेके चले। और आज मैं समझता हूँ कि अज़ीम कायद की जो रूह है वो यकीनन हमसे मुतमईन होगी कि उन्होंने जिस तरह विजुलाइज़ किया था पाक फ़िज़ाइया को, आने वाले सालों में पाक फ़िज़ाइया वाकई सेकंड टू नन बन के उभरी। मैं हमारे साथ